नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में। उगते हुए सूरज, खिलते हुए फूल और चहचहाते हुए पक्षियों के साथ शुरुआत हो चुकी है एक खूबसूरत से दिन की। और ये खूबसूरत सा दिन अपने साथ लेकर आया है उत्साह, उमंग और जोश की एक नई लहर। जी हाँ किसान भाइयों बहनों, हर नए दिन से शुरुआत होती है एक नए जीवन की। और आज के इस नए दिन में हम कृषि जगत से जुड़ी हुई कौन कौन सी नई जानकारियां आप तक लेकर आएंगे, ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं खबरें खेती की। चीनी उत्पादन में बढ़ोतरी की संभावना, बेहतर गन्ना फसल का परिणाम। खाद्य प्रसंस्करण को मिलेगा सस्ता कर्ज, विकास के खुले नए द्वार। ऑक्सीटोसिन बिक्री पर तत्काल रोक, उपभोक्ता को मिलेगी सही सब्जियां। और कृषि ऋण में बढ़ोतरी, किसान लाभान्वित। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं पूर्णिमा भटनागर। अब खबरें विस्तार से। देश में मिठास भरे गन्ने की भरपूर पैदावार ने चीनी उत्पादन में बढ़ोतरी की आशा जगाई है। इस दिशा में राज्य सरकारों द्वारा आपसी विचार विमर्श के बाद अनुमानित आकलन रिपोर्ट पेश की गई है। मिठास की आस जगाए यह गन्ना निश्चित ही किसान को बेहतर दाम दिलाने का भी वायदा करता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि देश के सभी राज्यों से गन्ना की अपेक्षाकृत अधिक पैदावार के आंकलन पेश किए जा रहे हैं। गन्ना आयुक्तों से प्राप्त सूचनाओं पर मंत्रालय की रिपोर्ट बताती है कि देश में चीनी का उत्पादन चालू विपणन वर्ष में 4% बढ़कर 2.55 करोड़ टन हो जाएगा। इससे न केवल उत्पादक लाभान्वित होंगे अपितु उपभोक्ता को भी लाभ मिलेगा। खेत हो या बाग, जब भरपूर उत्पादन देते हैं तो उनका कई बार सही समय पर उपयोग नहीं हो पाता है। इसके लिए खाद्य प्रसंस्करण एक महत्वपूर्ण विकल्प है। सरकार द्वारा प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष कार्य योजना बनाते हुए सस्ता ऋण दिए जाने की घोषणा की गई है। बोतल बंद फल पेय, डिब्बों में अचार मुरब्बे, पैकेट्स में चिप्स नमकीन, यह सब खाद्य प्रसंस्करण की आय की राह है। सरकार द्वारा किसानों की मदद करते हुए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग ने प्रोत्साहन के लिए सस्ता ऋण दिए जाने की घोषणा की है। यह कर्ज नाबार्ड द्वारा 9.5% की ब्याज दर पर प्रदान किया जाएगा। इस दिशा में सरकार द्वारा नाबार्ड को 2000 करोड़ रुपए प्रदान किए जा चुके हैं। दिशा निर्देश के अनुसार इसके तहत एक मुश्त पूंजी अनुदान दिया जाएगा, जो लागत का 50% और अधिकतम 50 करोड़ रुपए होगा। यह प्रयास देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को विस्तार देगा। सब्जियों की फसल में शीघ्र वृद्धि और फल सब्जियों में फुलाव लाने के लिए गैर कानूनी तरीके से हानिकारक ऑक्सीटोसिन का प्रयोग किया जा रहा है, जो उपभोक्ता के लिए विशेष तौर पर हानिकारक है। सरकार द्वारा इसकी बिक्री पर तत्काल रोक लगा दी गई है। यह आकर्षक फूली तरोताज़ा नजर आती सब्जियां हानिकारक भी हो सकती हैं। सर्वेक्षण आधारित रिपोर्ट बताती है कि कुछ लोग निजी स्वार्थ के लिए किसानों को बदनाम करते हुए ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन इन सब्जियों को लगा रहे हैं। इस दिशा में कदम उठाते हुए सरकार द्वारा ऑक्सीटोसिन की गैर कानूनी बिक्री पर तत्काल रोक लगा दी गई है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत जारी निर्देशों के अनुसार मानव चिकित्सा के अलावा ऑक्सीटोसिन दवा का प्रयोग सिर्फ पशुओं में किया जा सकता है। फल सब्जियों में इसका प्रयोग गैरकानूनी है। समय पर कृषि कार्यों के लिए ऋण मिल जाए तो किसान कृषि से जुड़ी अपनी आवश्यकताएं पूरी कर लेता है। इसी सोच के साथ सरकार द्वारा कृषि ऋण में बढ़ोतरी कर दी गई है। इस वर्ष रूठे मानसून ने कृषि पर खासी चोट की है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए व्यावसायिक बैंकों द्वारा किसानों की मदद करते हुए अधिक कृषि ऋण सुविधा मुहैया कराई गई हैं। सितंबर माह में कृषि ऋण में 18.8% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार कृषि ऋण में बढ़ोतरी को प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि किसानों की मदद हो सके। और अब एक नजर मंडी समीक्षा पर भी डाल ली जाए। देश की अधिकांश मंडियों में आलू के चढ़े भाव उतार पर नजर आए। इसके पीछे आलू की नई फसल की बेहतरी और बाहर से आ रहे आलू की खेप है। उम्मीद की जा रही है कि इस सप्ताह आलू की नई आवक प्रारंभ हो जाएगी। मंडियों में हरी सब्जियों की आवक भी बढ़ गई है। लौकी की आवक में बढ़ोतरी हुई है तो हरी मिर्च, हरा धनिया की आवक भी जोरों पर है। इनके गिरते दामों से उपभोक्ता की संख्या में इजाफा हुआ है।
मौसम की ठंडक कृषि कार्यों में बदलाव के भी संकेत देती है। तो आइए ली जाए इसी से जुड़ी ताजा जानकारी। और आइए अब जानते हैं मौसम के बारे में। अगले 24 घंटों में जम्मू और कश्मीर में बारिश होने की संभावना है। अगले 3 दिनों में अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में बारिश हो सकती है। अगले 3 दिनों में महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु में भी बारिश होने की संभावना है। खेती की खबरों में आज बस इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। कहा जाता है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। सफल होना या सफलता एक निरंतर चलने वाली क्रिया है, और यदि हम सफल होने के लिए किसी आसान या छोटे रास्ते को अपना भी लेते हैं तो वो सफलता स्थायी नहीं होती, हमेशा के लिए नहीं होती है। जी हाँ किसान भाइयों बहनों, सफल होना या सफलता के लिए जो हम रास्ता अपनाते हैं उसमें बहुत सारी बाधाएं आती हैं, बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन उसके बाद जो सफलता हमें मिलती है वो स्थायी होती है, हमेशा के लिए होती है। जी हाँ किसान भाइयों बहनों, और यही बात लागू होती है कृषि के क्षेत्र में भी। हम कई तरह के रासायनिक खाद और कीटनाशकों का उपयोग करके वर्तमान में तो अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन रसायनों के प्रयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति पर या भूमि के उपजाऊपन पर जो विपरीत प्रभाव पड़ता है उससे हम इनकार नहीं कर सकते। जी हाँ किसान भाइयों बहनों, तो ज़रूरत है अब एक ऐसी पद्धति को अपनाने की जिससे हम भविष्य में भी अपनी भूमि का भरपूर उपयोग कर सकें और अपनी आने वाली पीढ़ियों को अच्छी उर्वरा शक्ति के साथ ये भूमि की सौगात दे सकें। कुछ इन्हीं बातों की विस्तार से जानकारी दे रहा है हमारा कार्यक्रम टिकाऊ खेती सुरक्षित खेती। सन 1950-51 से अब तक खाद्यान्न उत्पादन में 4 गुना, बागवानी फसलों में 6 गुना, मछली 9 गुना, दूध उत्पादन 6 गुना और अंडा उत्पादन में 27 गुना इजाफा हो चुका है। इसमें किसानों की मेहनत का योगदान तो है ही, साथ ही वैज्ञानिकों द्वारा किए जा रहे सार्थक शोध की भी महती भूमिका है। देश आज खाद्यान्नों के भंडार पर बैठा है, लेकिन फिर भी देश के कई ऐसे इलाके हैं जहां की मिट्टी रासायनिक खाद और रासायनिक कीटनाशियों के अंधाधुंध उपयोग के कारण अब पहले जैसी उर्वर नहीं रही है। देश के कई जिले पानी के बेहिसाब दोहन से डार्क जोन में जा चुके हैं, यानी भूजल का स्तर बेहद नीचे जा चुका है। हरित क्रांति के समय जिन राज्यों में सबसे अधिक पैदावार हुआ करती थी, अब वहां कई क्षेत्रों में या तो कृषि उपज एक समान ही बनी हुई है या फिर नीचे जा रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या जलवायु परिवर्तन के साथ मिट्टी की गुणवत्ता में भी फर्क आ रहा है? ऐसे में कई फसलों की किस्में जो पहले कामयाब थीं, आज उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही हैं। ऐसे में आवश्यक है कि मिट्टी में हो रहे बदलावों और मिट्टी की आवश्यकताओं को समझते हुए साथ ही पानी का सदुपयोग करते हुए खेती को टिकाऊ बनाने के प्रयास किए जाएं। चलिए समझते हैं कि टिकाऊ खेती की अवधारणा क्या है और क्या इसे अपनाकर हम वाकई अपनी भावी पीढ़ियों के लिए उर्वर धरती छोड़ पाएंगे। आइए जानते हैं। भारतवर्ष के कई एक राज्यों में टिकाऊ खेती का मतलब भारतवर्ष के कई राज्यों में जैसे किसान है
एक सीजन में एक फसल लगातार लेता चला आ रहा है। जैसे खरीफ के सीजन में धान की बुआई कर रहा है और रबी में अधिकांशतः गेहूं की फसल ही लेता है एक सिंगल फील्ड के अंदर। मतलब फसल चक्र इस प्रक्रिया के अंदर आना ज़रूरी है, क्योंकि उससे एक तो सॉइल हेल्थ और भूमि की उर्वरता वो मतलब कि मेंटेन रहती है। अगर हम इसमें एक ही फसल लेते जाएंगे तो मतलब कि भूमि की उर्वरता वो ख़त्म होती चली जाती है। इसलिए उस उर्वरता को कायम रखने के लिए, और क्योंकि किसान को फसल का उत्पादन लेना है, तो वो फिर क्या करता है कि उसमें इनऑर्गेनिक खाद DAP है, यूरिया, वो इस्तेमाल करता है। तो मतलब इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए एक फसल चक्र सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है इसमें टिकाऊ खेती के अंदर, कि एक साल में एक फसल लो, फिर उसके बाद उस फील्ड में उस सीजन की दूसरी फसल की बिजाई करिए। जैसे खरीफ के धान जो मतलब दाने वाली फसल है, खरीफ के अंदर बाजरा है, ज्वार है, मक्का है, ये सारी फसलों का मतलब फसल चक्र के अंदर मतलब कि बदलते रहना चाहिए हर सीजन वाइज। और ऐसे ही रबी के अंदर भी जैसे गेहूँ है, गेहूँ के अलावा दूसरी फसल है आपकी जौ है या दूसरी कोई, अब इन मतलब खाद्यान्न के अलावा बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जिनकी कि हम इंपोर्ट करते हैं। जैसे तिलहन वाली फसलें हैं, तेल या जो दाल वाली चीज़ें हैं, फसलें हैं, वो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो अगर फसल चक्र हमारा कायम रहेगा, अगर इसको अडॉप्ट करता है किसान, तो मतलब कि ऐसी चीज़ जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, कई एक मतलब कि तिलहन वाली चीज़ें, तेल को इंपोर्ट कर रहे हैं और दाल वाली दालें हम इंपोर्ट कर रहे हैं, वो हमें इतना करने की ज़रूरत नहीं, ह्यूज क्वांटिटी में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हमारा किसान प्रॉपर उसको ये चीज़ मतलब कि निर्देश दिया जाए कि हाँ, इसको क्रॉप रोटेशन को, फसल चक्र को आपको अपनाना है। और दूसरा, फसल चक्र अपनाने के लिए कई एक चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें कि आपका मतलब कि जैसे कि प्रॉपर फार्म मैनेजमेंट है। फार्म मैनेजमेंट के अंदर सिंचाई का आ जाता है, और आजकल आप जानते हैं कि हमारे कई एक राज्य के अंदर जो ग्राउंड वाटर है 100 फीट तक नीचे जा चुका है, जिसमें कि कई एक बहुत सारे जहरीले जो साल्ट हैं वो पानी के अंदर घुल के आ रहे हैं, जो कि मतलब कि आदमी के मतलब ह्यूमन हेल्थ के लिए भी काफ़ी नुकसानदायक हैं। जैसे आर्सेनिक है, आर्सेनिक बहुत ख़तरनाक साल्ट है, वो भी पानी के अंदर आ रहा है, और डे टू डे हमारा वाटर लेवल नीचे चला जा रहा है। तो पानी की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए, और एक जो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, जितने भी इंसेक्ट पेस्ट आते हैं फसल के अंदर, अगर हम शुरुआत ही ऐसे बीज और पानी की अगर सुख सुविधा किसान के पास उपलब्ध हो, तो इनको जो इंसेक्ट पेस्ट है इनको भी कम किया जा सकता, ये कम क्या, नाम मात्र के लिए ख़त्म भी हो सकते हैं। तो हमारा एक तो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड को भी अवॉइड करना चाहिए टिकाऊ खेती के अंदर। और अगर ये चीज़ इनऑर्गेनिक खाद मतलब जो उर्वरक हैं उसको बंद कर दिया जाए, और ये इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड को बंद कर दिया जाए, तो एक तरह से मतलब कि आदमी, किसान और जो भी खाने वाला चीज़ है, इसको खाद्यान्न को या तिलहन को, वो उसका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहेगा। जब आधुनिक खेती की बात होती है तो किसान की आमदनी के साथ पर्यावरण हितैषी तकनीकों का उपयोग भी आवश्यक हो जाता है। ऐसे में हमें अपने आनुवांशिक संसाधनों के साथ जैविक तकनीकों का भी उपयोग करना होता है। इसके लिए किसानों को जैविक खाद जैसे केंचुआ खाद, कंपोस्ट खाद आदि की ट्रेनिंग लेकर इन्हें अपने खेतों में उपयोग करना होगा। हालांकि हमारे कई किसान भाई सोचते हैं कि जैविक खेती में उत्पादन काफी कम होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। शुरुआत में कुछ कमी जरूर आती है, लेकिन बाद में उत्पादन भी बेहतर होता है और मिट्टी का स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहता है। उसका फायदे कितने हैं हमारे? एक तो जो उस खाद्यान्न को खाएगा, चाहे वो ह्यूमन बीइंग है, चाहे पशुधन है,
चाहे कोई भी है, वो उसके स्वास्थ्य पे कोई एडवर्स असर नहीं पड़ेगा उस खाद्यान्न को खाने से जो हमारी जैविक खेती से हमें मिलेगा। दूसरी चीज़, एक हमारी जो सॉइल है जिससे एवरी ईयर हम फसल ले रहे हैं, हर साल हम फसल उगा रहे हैं उस पर, उसकी जो सॉइल हेल्थ है, सॉइल का मतलब मिट्टी का जो स्वास्थ्य है, वो भी मतलब डिटेरियोरेट नहीं करेगा, वो कम नहीं होगा। और जो उसके अंदर जितने भी हमारे ऑर्गेनिक कार्बन वगैरह वगैरह जो उर्वरता है उसकी भूमि की, वो भी ख़त्म नहीं होगी। और जो रसायन डालने से हमारी मिट्टी की उर्वरता दिन प्रतिदिन ख़त्म हो रही है। कई एक जो सॉइल है वो तो टोटली मतलब ऊसर बन चुकी हैं रसायन। तो रसायन एक जो केमिकल है ये बहुत ही खतरनाक है फॉर ह्यूमन हेल्थ, फॉर एनिमल हेल्थ, फॉर सॉइल हेल्थ। किसानों को मिट्टी की जांच कराने के लिए प्रेरित किया जा रहा है और इसके लिए हर स्तर पर मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएं खोली जा रही हैं। किसानों को मिट्टी की जांच रिपोर्ट देने के साथ कौन से पोषक तत्व किस मात्रा में डालने हैं, इसकी संस्तुति भी की जा रही है। उम्मीद है कि अगले कुछ वर्षों में देश के हर किसान के पास सॉइल कार्ड उपलब्ध होगा। 10 किलो यूरिया डालने से हमारी उत्पादकता 20 कुंटल की है। अगर इसमें 20 किलो हम डाल दें तो मतलब जो मैं देखा है किसानों को कि इसमें हम 20 किलो डाल लेते हैं। आयरन की कमी नहीं है हमारी ज़मीन के अंदर, तो भी बहुत सारी जगह, क्योंकि मैं तो बहुत सारी स्टेट घूम के देखे हुए हैं, तो वहाँ पे क्या करते हैं किसान, पंजाब में ही देखा मैं कि लोहा भी डाल दिया, जिंक भी डाल दिया, लेकिन उन्होंने अपनी मिट्टी का परीक्षण नहीं कराया। तो मैं आपसे भी और किसान भाइयों से भी अनुरोध करता हूँ कि पहले अपनी मिट्टी का परीक्षण कराएं कि उसमें किस तत्व की कमी है। अगर उस तत्व की कमी है तो आर्टिफिशियल, क्योंकि तत्व हमारे हार्मफुल नहीं है, तत्व तो हेल्प मतलब कि बेनिफिशियल हैं फॉर ह्यूमन हेल्थ, क्योंकि उनको ज़रूरत है, एसेंशियल है, तो उनको हम आर्टिफिशियली पूर्ति कर सकते हैं। तो ये हमारे किसान भाइयों के अंदर जो भ्रम है कि नहीं भाई अगर हम रसायन नहीं डालेंगे तो हमारी फसलों की उत्पादकता कम हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ये भ्रम को आप निकाल दीजिए इस भ्रम के अंदर, क्योंकि ये शुरू से क्या है कि जो पहले जो देसी जो वैराइटीज़ होती थी उनकी उत्पादकता कम होती थी, उसके बाद ये एक रासायनिक खाद आ गया तो उत्पादकता बढ़ गया, लेकिन वैराइटीज इन सबका असर है, न सिर्फ रासायनिक खाद का नहीं है या बीडिसाइड, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का असर नहीं है, ये सिर्फ असर है तो मतलब कि उसका वैराइटीज़ का भी है। मेजर जो असर वैराइटीज़ का है, नई तकनीक का है। अगर जैविक खाद डालते हैं तो जैविक खाद से भी इतना यील्ड डिटेरियोरेट कर, अगर आपकी सॉइल हेल्थ बिल्कुल परफेक्ट है, मिट्टी आपकी परीक्षण में फिट है, तो ये मैं दावे से कह सकता हूं कि जैविक खाद डालने से आपकी उर्वरकता पे कोई भी 1.001% भी एडवर्स असर नहीं आएगा। किसानों की जोत कम होती जा रही है, लेकिन उनकी आमदनी में इजाफा हो और खेती लाभकारी सौदा बना रहे, इसके लिए छोटे व मंझोले किसानों को ध्यान में रखकर मिश्रित खेती की कृषि प्रणाली अलग अलग जलवायु के अनुसार विकसित की गई है। मिश्र खेती का एक्चुअली फ़र्क ये है कि जैसे कि बहुत सारी हमारी लाइन टू लाइन का डिस्टेंस होता है, हमारी ज़मीन कुछ खाली रह जाती है। ज़मीन खाली रहने से क्या होता है कि उसमें वीड, खरपतवार आ जाते हैं। खरपतवार आने से क्या है कि क्योंकि अगर हम उसमें मिक्स फार्मिंग कर देते हैं, दूसरी फसल जैसे कि कुछ सीरियल लगा दिया, साथ में हमने लेग्यूम लगा दिया, दाल वाली फसल लगा दी या तेल वाली फसल लगा दी, तो एक तो हमारी वो समस्या है ना जो खरपतवार वाली, वो समस्या हमारी सॉल्व हो जाती है। दूसरा, हमें अतिरिक्त उत्पादन दाल वाला भी मिल जाएगा और तिलहन वाला भी मिल जाएगा, जो कि हमारी रोजाना की मतलब की आवश्यकता की पूर्ति को पूरा करेगा। देश में आज अन्न उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर है, लेकिन कीटों और नए रोगों के प्रकोप के बीच जलवायु परिवर्तन भी हमारी खाद्य सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती है। लेकिन इस चुनौती या कहे भुखमरी और हमारे अस्तित्व के बीच खड़े हैं हमारे किसान, हमारे कृषि वैज्ञानिक
और जैविक व टिकाऊ खेती, और तब तक देश चैन की नींद सो सकता है। ये लो, और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-dd और देखिए कृषि दर्शन अब यूट्यूब पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-dd। भेजें हमें मेल कृषिदर्शन-dd@gmail.com पर। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। किसान भाइयों बहनों, आपने देखा कि किस तरह से कृषि हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। कृषि के बिना जीवन की कल्पना असंभव है और बहुत ज़रूरी है कृषि को भविष्य के लिए बचा कर रखना, आने वाली पीढ़ियों के लिए उसको संजो कर रखना। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, ये जानने के लिए हमें इंतज़ार रहेगा आपके पत्रों और आपके ईमेल्स का। और अब चलते चलते एक नज़र डालते हैं कल के कार्यक्रमों पर। कल खबरें खेती की और मंडी भाव तो होंगे ही, और साथ ही होंगी कृषि से जुड़ी हुई कुछ और नई जानकारियाँ। और अब चाहते हैं आपसे अनुमति। आपका आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इसी के साथ नमस्कार।